तो आप सभी को अगेन नमस्कार। और आज से हम जो है इतिहास को भी पैरेलल चलाएंगे। आधे घंटे का हमारा डेली वीडियो एक उत्तराखंड पे आएगा और एक इतिहास पे आएगा। तो आज से हम हिस्ट्री की भी शुरुआत करते हैं ताकि दोनों चीज़ें हमारी कवर होती रहें, दो सब्जेक्ट हमारी क्लियर हो जाएं। इतिहास और सबसे पहले उत्तराखंड और इतिहास को दोनों को कवर करने का प्रयास करेंगे। 1 घंटे की डेली हमारी वीडियोज़ आएगी। आधे घंटे का वीडियो इतिहास पर केंद्रित रहेगा और आधे घंटे का वीडियो उत्तराखंड की पृष्ठभूमि पर केंद्रित रहेगा। तो आइए, आज इतिहास में हम सबसे पहले बात करेंगे भारत के प्राचीन इतिहास के विषय में। इतिहास को अगर हम देखें तो इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आता है प्राग ऐतिहासिक काल, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल और फिर ऐतिहासिक काल आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल के विषय में। प्रागैतिहासिक काल की विशेषता अगर पूछी जाए तो प्रागैतिहासिक काल की सबसे मेन विशेषता यह है कि इसके कोई भी लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं है, यानी कि कुछ भी इसके बारे में लिखा नहीं गया है, किंतु कुछ स्रोतों के माध्यम से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है, जो कि जिन्हें हम पुरातात्विक स्रोत के नाम से जानते हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य हैं किंतु पढ़े नहीं जा सके हैं। तो सबसे पहले तो प्रागैतिहासिक काल का आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। प्रागैतिहासिक काल की यही डेफिनेशन है कि भैया प्रागैतिहासिक काल के जो है कोई भी लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुआ है, मात्र हम पुरातात्विक स्रोतों के आधार पे ही एक आकलन लगाते हैं कि प्राचीन काल में ऐसा रहा होगा। जैसे कि मानव की जर्नी जो है आदि मानव से स्टार्ट होती है, तो आदि मानव क्या लिखेगा अपने बारे में? कुछ भी नहीं लिख सकता। किंतु उससे संबंधित जो हमें उसके जो है अवशेष प्राप्त होते हैं उस प्रागैतिहासिक काल के, कि कैसे कैसे करके मानव ने जो है अपनी जर्नी को स्टार्ट किया होगा, कैसे वो जो है डेवलपमेंट किया उसने। पहले वो आग की खोज किस प्रकार से हुई थी, फिर उसके बाद उसने पत्थरों के हथियार बनाना शुरू किया, और फिर धीरे धीरे करके मानव ने जो है कृषि और पशुपालन करना शुरू किया। उसके बाद औद्योगिक क्रांति तो बहुत बाद की बात है। तो उसके बाद सबसे पहले लोहे की खोज होती है, कैसे कैसे लोह युग का प्रारंभ होता है। इन सब चीज़ों पे हमारी चर्चा होगी। चलो, आद्य ऐतिहासिक काल को अगर देखें तो इसकी डेफिनेशन होती है कि लिखित साक्ष्य हैं किंतु पढ़े नहीं जा सके, और इसका उदाहरण है सिंधु घाटी सभ्यता। तो आद्य ऐतिहासिक काल हम उसे कहते हैं कि जिसके हमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन हमें यही पता नहीं है कि ये लिपि कौन सी है, और अभी तक हम उसकी लिपि को ज्ञात ही नहीं कर पाए हैं। तो ऐसा एक उदाहरण हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता है कि पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में लिखित तो हैं, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। तीसरा हमारे पास आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल की डेफिनेशन अगर देखी जाए तो यह है कि लिखित साक्ष्य हैं और पढ़े भी गए हैं। तो इसके पुरातात्विक स्रोत अगर देखें तो उदाहरण इसका वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बाद डेवलप हुई थी, और वैदिक सभ्यता के विषय में हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं लिखित रूप से। ठीक है, तो ये हुआ ऐतिहासिक, आधे ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक काल के विषय में डेफिनेशंस। आगे देखते हैं। जो प्रागैतिहासिक काल था, इस पे आज हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु रहेगा। प्रागैतिहासिक काल को हम पाषाण काल के नाम से भी जान सकते हैं। देखिए, पाषाण काल है ये प्रागैतिहासिक काल। आधे ऐतिहासिक काल को हम कांस्यकालीन सभ्यता भी कहते हैं। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता है, उसमें कांसे के कुछ हमें मूर्तियाँ वगैरह प्राप्त हुई हैं, तो उसे कांस्य काल भी कहा जाता है। और पाषाण काल के विषय में देखें तो पाषाण काल यानी कि जो आद्य प्रागैतिहासिक काल है उसे पाषाण काल भी कहा जाता है। तो 5 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ये हमारा पाषाण काल चलता है। ईसा पूर्व का अर्थ होता है कि ईसा मसीहा का जन्मदिन, यानी कि 1 ईस्वी से पूर्व, यानी कि 1 ईस्वी से लगभग 5 लाख ईसा पूर्व, यानी कि ईसा के जन्म से 5 लाख वर्ष पूर्व की बात हो रही है ये। और 5 लाख पूर्व से और 1000 ईस्वी पूर्व तक, यानी कि ईसा के जन्म से 5 लाख वर्ष पूर्व से की बात है ये, और लगभग तब तक की बात है जब तक कि ईसा मसीह का जन्म होता है, यानी कि ईसा पूर्व से 1000 वर्ष पूर्व तक की ये बात है। इसे हम पाषाण काल के रूप में जानते हैं। डॉक्टर इसको जो
प्रागैतिहासिक काल को उद्घटित करने का जो श्रेय है वह डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। तो डॉक्टर प्राइमरोज का ध्यान हमको रखना है कि इसको जो है प्राइमरोज को जो है प्रागैतिहासिक काल को उद्घटित करने का श्रेय जाता है। 1842 में कर्नाटक के रायचूर में लिंगसुगुर से प्रागैतिहासिक काल के उपकरण मिले हैं। 1842 की तिथि को आपको ध्यान में रखना है। कर्नाटक का रायचूर जो है स्थान है, रायचूर जिला होगा आई थिंक ये। यहाँ से जो है लिंगसुगर से प्रागैतिहासिक काल के उपकरण हमें प्राप्त मिलते हैं। और पाषाण काल के उपकरणों को सामने लाने का श्रेय जो है रॉबर्ट ब्रूस फूट को जाता है। तो पाषाण के उपकरणों को आपको ध्यान में रखना है। पाषाण के उपकरणों को सामने लाने का जो श्रेय है वह रॉबर्ट ब्रूस फूट को जाता है। आगे बात करते हैं पाषाण काल के विषय में। डॉक्टर प्राइमरोज के अनुसार जो है डॉक्टर प्राइमरोज इसका जो है डिवाइड करता है। पाषाण काल को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि जो हमारा प्रागैतिहासिक काल पाषाण काल है इसको भी 3 पार्टों में 1842 में डॉक्टर प्राइमरोज ने डिवाइड किया था। इसमें पहला भाग प्राइमरोज ने पुरापाषाण काल रखा, दूसरा भाग प्राइमरोज ने मध्य पाषाण काल रखा और तीसरा भाग प्राइमरोज ने नवपाषाण काल रखा। रॉबर्ट ब्रूस फूट जो है इसको डिवाइड करने वाले थे। और जो पुरापाषाण काल था उसको इन्होंने जो है 5 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व का माना है। मध्य पाषाण काल को इन्होंने 9,000 से 4,000 ईस्वी पूर्व का माना है और नवपाषाण काल को इन्होंने 4,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व का माना है। तो पाषाण काल भी हमारा 3 भागों में डिवाइड हो चुका है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। इसमें भी जो है एक निम्न जो हमारा 5 लाख से 1,000 ईस्वी पूर्व का जो काल है, जो पुरापाषाण काल है, इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है पुरापाषाण काल को। तो पुरापाषाण काल को निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल में डिवाइड किया गया है। निम्न पुरापाषाण काल को देखें हम तो 5 लाख ईस्वी पूर्व से और 50,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। मध्य पुरापाषाण काल को 50,000 ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व का माना जाता है और उच्च पुरापाषाण काल को 40,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। तो इस प्रकार से ये डिवाइडेशन 40,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व तो 10,000 ईस्वी पूर्व का माना जाता है, क्योंकि 9,000 ईस्वी पूर्व में हमारे पास जो है मध्य पाषाण काल आ जाता है। प्रागैतिहासिक काल, पुरापाषाण काल, अगर हम इसमें पुरापाषाण काल की बात करें तो पुरापाषाण काल में आखेटक और शिकार करना, ये जो है मानव की जर्नी थी कि आखेटक का मतलब होता है शिकार करना। तो आखेटक था, उस समय मानव शिकार करता था और शिकार से जो है अपना पेट भरता था। किंतु जब वह मध्य पाषाण काल में पहुंचता है तो मध्य पाषाण काल में वह पशुपालन उसका एक व्यवसाय बनता है। आखेटक तो है ही, यानी कि सबसे पहले मानव ने क्या किया, शिकार करना शुरू किया। जहाँ भी उससे बंदर, भालू और जो भी जानवर मिला उसको उसको मारना और उसे खाना उसका जो है मेन उद्देश्य था। किंतु धीरे धीरे मनुष्य एक तार्किक प्राणी है, तो तर्क आया कि यार क्यों मैं इन जानवरों को मारूं, क्यों ना इन्हें पालना शुरू कर दूं कि मारने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जंगल जाओ मारो, थक गया वो यही क्रिया करते करते। तो दिमाग लगाया उसने कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। यार सोचा कि पाल ही लेते हैं इन्हें, तो पालना शुरू कर दिया, मतलब उनको अपने जो है बंदी बना करके पालना स्टार्ट कर दिया मनुष्य ने। तो पशुपालन तो करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन शिकार भी खेलता था। जैसे आप ये लगा लो कि हमने बकरी पाल रही है लेकिन हिरण भी मार रहे हैं, वही वाली सिचुएशन यहाँ पे मनुष्य की थी मध्य पाषाण काल में। जब वो नवपाषाण काल में प्रवेश करता है तो पशुपालन और कृषि दोनों कार्य करने लग जाता है और साथ में उसका स्थायी निवास की भी शुरुआत हो जाता है। तो यहाँ पे मानव की जो जर्नी है, नवपाषाण काल में आते आते मनुष्य जो है पशुपालन करते करते भी थक जाता है, सोचता है यार कुछ नया किया जाए। तार्किक दिमाग है, मनुष्य का माइंड है भाई, सोचता है, तर्क करने की क्षमता है। तो सोचा कि यार क्यों ना ये कुछ फल वगैरह खाए होंगे उसने जंगल में, तो देखा होगा यार ये बड़े टेस्टी हो रहे हैं, तो सोचा कि इन्हें घर पे ही उगाना शुरू कर दूं। तो कृषि शुरू हो गई। उसके बाद सोचा कि यार अभी कभी कहीं जा कर के रहता था, जानवरों को भी साथ में ले जाना पड़ता था। तो सोचा कि अब एक स्थायी निवास बना दूं, क्योंकि कृषि तो होनी ही लगी है, अगर जानवर नहीं मिलेगा तो
खेती बाड़ी में जो होगा उसको खा करके अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। तो स्थायी निवास की ज़रूरत महसूस की, तो स्थायी निवास भी बनाना मानव ने शुरू कर दिया। ये बात थी प्रागैतिहासिक काल के विषय में। तो जो पुरापाषाण काल है वो 5 लाख से हमारा जो है 10,000 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है। उदय अभिनूतन युग, पैलेस्टोसीन, आखेटक व खाद्य संग्रह। तो उभय अभिनूतन युग भी इसे कहा जाता है। पुरापाषाण युग को उदय अभिनूतन युग के नाम से भी जाना जाता है। इसे पैलेस्टोसीन युग के नाम से भी जाना जाता है, और आकेटक व खाद्य संग्रहण के नाम से भी इस पुरापाषाण काल के युग को जाना जाता है। यानी कि खाद्य संग्रहण भी इस समय मानव का एक मुख्य व्यवसाय बन गया था। आते हैं आगे। निम्न पुरापाषाण काल को सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। तो निम्न पुरापाषाण काल को सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। तो निम्न पुरापाषाण काल को सोहन संस्कृति कहा जाता है, आपको ये ध्यान में रखना है। और फलकों की अधिकता के कारण जो मध्य पुरापाषाण काल है इसे फलक संस्कृति भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं उच्च पुरापाषाण काल के प्रमुख उपकरण यानी कि ब्लेड। उच्च पुरापाषाण काल में ब्लेड का इस्तेमाल जो है मनुष्य करने लग गया था। पहलगाम जम्मू कश्मीर, जहाँ पे अभी कुछ साल पहले एक घटना हुई थी बड़ी ही दुखद, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। तो पहलगाम जो जम्मू कश्मीर में है वहाँ से हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। तो हाथ की कुल्हाड़ी के साक्ष्य हमें पहलगाम जम्मू कश्मीर से प्राप्त होते हैं। आगे बात करते हैं निम्न पुरापाषाण कालीन स्थलों के विषय में। 16R एवं सिंघी तालाब जो है नागौर राजस्थान से प्राप्त हुआ है। तो नागौर राजस्थान से हमें जो है 16R एवं सिंघी तालाब प्राप्त हुआ है। तो ये पुरापाषाण कालीन स्थल हैं जिनके विषय में हम बात कर रहे हैं। तो निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल अगर आपसे पूछा जाएगा तो निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। नागौर राजस्थान निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल में आता है। अहमदनगर भी जो है आपका, अहमदनगर महाराष्ट्र का, ये भी जो है निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल है। और पहलगांव जो कश्मीर का है, और मिर्ज़ापुर, और ज़िला के पहलगांव कश्मीर का, और मिर्ज़ापुर जो है ये निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल हैं। और बेलन घाटी उत्तर प्रदेश की, और भीमबेटका मध्य प्रदेश का, और हंसली गुलबर्ग कर्नाटक का, और अट्टीरापक्कम अटिरापक्कम तमिलनाडु का, ये सारे निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल है। अब आगे बात करते हैं उच्च पुरापाषाण कालीन स्थल के विषय में। तो उच्च पुरापाषाण कालीन स्थलों में बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, सोन घाटी मध्य प्रदेश आती है। आगे बात करते हैं मध्य पाषाण काल के विषय में। 9000 से 4000 ईस्वी पूर्व को हम मध्य पाषाण काल के नाम से जानते हैं, जैसे कि अभी पहले बात हुई है। आखेटक प्लग पशुपालक, तो आखेटक के यानी कि शिकार करने के साथ साथ मध्य पुरापाषाण काल में आते आते मानव की जो स्वभाव था वह आखेटक यानी कि शिकार खेलने के साथ साथ ही पशुपालन करना भी इसका मुख्य व्यवसाय हो गया था। हिमयुग की समाप्ति, गर्मी और सूखा आना प्रारंभ हुआ। जो मध्य पाषाण काल जो माना जाता है इसमें क्लाइमेट चेंज हुए, हिमयुग की समाप्ति हुई, और गर्मी और सूखा आना प्रारंभ हो गया था। और इस युग में औजारों का आविष्कार हुआ। जो मध्य पाषाण काल है इसमें औजारों का आविष्कार हुआ, तीर कमान का आविष्कार हुआ, पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए, और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बगौर से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। आखेटक प्लग पशुपालक, ये मध्य पाषाण काल में आते आते 9000 से 4000 ईस्वी पूर्व में मनुष्य जो है शिकार खेलने के साथ साथ उसने अब पशुपालन भी शुरू कर दिया था। इसी समय जो 9000 से 4000 ईस्वी पूर्व का पीरियड है, इस समय पृथ्वी पर क्लाइमेट चेंज भी हुआ। क्लाइमेट चेंज के साथ साथ जो है जो हिमयुग है इसकी समाप्ति हुई, गर्मी स्टार्ट हुई, सूखा पड़ना स्टार्ट हुआ, और औजारों को बनाना जो है मनुष्य ने स्टार्ट कर दिया। तीर कमान का आविष्कार हुआ। अब तीर कमान बन गया शिकार खेलने के लिए। पहले पत्थरों से शिकार किया करता था, अब तीर कमान बना लिए। और पशुपालक के साक्ष्य प्राप्त होने लगे, और पशुपालक के साक्ष्य हमें
अहमदगढ़ और आदमगढ़, मध्य प्रदेश का आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर से प्राप्त हुए हैं पशुपालन के साक्ष्य। ये दो स्थान आपको ध्यान में रखने हैं, मध्य प्रदेश का आदमगढ़ और राजस्थान का बागोर। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद मध्य पाषाण काल के स्थलों के विषय में बातचीत करेंगे। मध्य पाषाण काल के जो स्थल हैं, इसमें एक मदहा है, मदहा एवं सरायन हराय और चौपनी मंडी, ये यूपी में है। वीर भानपुर ये पश्चिम बंगाल में है। आदमगढ़ जैसे कि ऊपर भी बात हुई थी, आदमगढ़ पड़ता है आपका, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में पड़ता है आदमगढ़। और रायसेन जिले के भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में है, भीमबेटका भी मध्य प्रदेश में है, रायसेन भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। और नागार्जुन कौंड और गिडलूट और रेनी सिंह ये सब आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं। संगनकुल कर्नाटक में पड़ता है और भीतवाड़ा बागोर राजस्थान में। यहाँ से पशुपालक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सरायन हराय पशु के अज्जली हड्डी, सरायन हराय को ध्यान में रखना है आपने। सरायन हराय ये उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से जो है पशुओं की जो है अज्जली हड्डी प्राप्त हुई है। उसके बाद आता है चौपनी मांडो इलाहाबाद। तो चौपनी मांडो इलाहाबाद से बर्तन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और विश्व में मिट्टी के बर्तन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो चौपनी मांडो को आपको ध्यान में रखना है। चौपनी मांडो इलाहाबाद में पड़ता है। यहाँ से जो है विश्व में जो है मिट्टी के बर्तन के प्राचीनतम साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। आदमगढ़ मध्य प्रदेश से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और मध्य पाषाण काल से मानव कंकाल तथा अंत्येष्टि के साक्ष्य मिले हैं। तो ये अंत्येष्टि करना भी इन्होंने प्रारंभ कर दिया था मध्य पाषाण काल में। यहाँ से मानव कंकाल और अंत्येष्टि के साक्ष्य प्राप्त होने लगे थे। सरायन हराय यूपी से जो है समाधान के साक्ष्य मिले हैं और मदहा यूपी से जो है पुरुष स्त्री का एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो सरायन हराय यूपी को आपको ध्यान में रखना है, यहाँ समाधान के साक्ष्य मिले हैं। और मदहा यूपी से पुरुष और स्त्री को एक साथ दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सरायन हराय में युद्ध के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो युद्ध के साक्ष्य भी हमें सरायन हराय उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद मध्य पाषाण काल से चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं भीमबेटका तथा आदमगढ़ से। तो मध्य पाषाण काल से चित्रकला के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं और ये साक्ष्य हमें भीमबेटका तथा आदमगढ़ से प्राप्त होते हैं। इसके बाद आता है नवपाषाण काल। 7000 से 1000 ईस्वी पूर्व में नवपाषाण काल के नाम से जाना जाता है और पॉलिशदार पत्थर के औजार का उपयोग कृषि की शुरुआत इस समय हुई थी। भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम रागी की खेती के साक्ष्य मिले हैं। अगर क्वेश्चन आएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम कौन सी खेती के साक्ष्य मिले हैं, तो रागी की खेती के साक्ष्य सर्वप्रथम भारतीय उपमहाद्वीप से प्राप्त हुए हैं। कपास का उत्पादन भी इसी युग में शुरू हुआ। स्थायी आवास के साक्ष्य बुर्ज-होम से प्राप्त हुए हैं। अगर स्थायी आवास के विषय में पूछेगा तो स्थायी आवास के साक्ष्य हमें बुर्ज-होम से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद बात करते हैं नवपाषाण युग की। इस काल में मानव आभूषण प्रेमी हो चुका था। नवपाषाण युग में मानव ने जो है आभूषणों से प्रेम करना स्टार्ट कर दिया था और जिसका प्रमाण जो है टेकलकोट से मिले सोने की बाली है। तो मृदभांड की शुरुआत भी हुई थी नवपाषाण युग में। तो नवपाषाण युग से आभूषणों का आविष्कार होना शुरू हो गया था। नवपाषाण कालीन अगर प्रमुख स्थल देखेंगे तो बुर्ज-होम कश्मीर का नवपाषाण कालीन स्थल है, चिरांद बिहार का नवपाषाण कालीन स्थल है और मास्की ब्रह्मगिरी कर्नाटक का नवपाषाण कालीन स्थल है। सूती कपड़े के साक्ष्य हमें नेवासा महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं और सोने की बाली के साक्ष्य जो है टेकलकोट महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं। इनाम गांव महाराष्ट्र से मातृ देवी की मूर्ति हाथी दांत के मन के मिले हैं। तो इनाम गांव महाराष्ट्र को भी हमें ध्यान में रखना है। यहाँ मातृ देवी की मूर्ति और हाथी के दांत के मन के प्राप्त हुए हैं। कोल्डी हवाई यूपी से हमें चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये फैक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये मैच करने के लिए आता है कि कहाँ से क्या चीज़ प्राप्त हुई है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करेंगे
यूरोपियों के आगमन के विषय में कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस प्रकार से हुआ था। तो ये जैसे जैसे मेरे पास नोट्स हैं मैं उसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो यूरोपियों का आगमन अगर देखेंगे तो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का जो मुख्य कारण था वह व्यापारिक उद्देश्य से भारत में प्रवेश करते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आने का जो मुख्य उद्देश्य था वह व्यापार करना था और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कंपनियां आई थी। यूरोप में 17वीं शताब्दी में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई और मानवतावाद ने यूरोप में जन्म लिया। तो 17वीं शताब्दी को आपको ध्यान में रखना है। 17वीं शताब्दी में यूरोप में 17वीं शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत होती है और मानवतावाद ने यूरोप में जन्म लिया। द नेविगेटर की उपाधि जो है हेनरी को दी गई। तो क्वेश्चन आ सकता है कि नेविगेटर की उपाधि किसे दी गई है, तो हेनरी को दी गई है। सर्वप्रथम भारत पूर्वी जगत के रास्ते जो है के रास्ते को खोजने के लिए पुर्तगाली जो है बार्थो बार्थोलो बार्थोलो मीडियाज बार्थोलो मीडियाज को भेजा गया था। तो सर्वप्रथम जो भारत को खोजने के लिए भारत यानी कि पूर्वी जगत को खोजने के लिए जो है पूर्वी जगत के रास्ते को खोजने के लिए पुर्तगालियों ने बार्थोलो मीडियाज को भेजा था तथा वह जो है आत्म आत्मसांतरी आत्मसांतरी एक जगह है, आत्मसांतरी स्थान अफ्रीका में पहुंचा और इसे जो है 1486 में भेजा गया था। तो आत्मसांतरी स्थान अफ्रीका में पहुंचा ये 1486 में इसको भेजा जाता है बार्थोलोमीडियास को। तो स्पेन ने जो है कोलंबस को 1492 में भेजा। फिर स्पेन भेजता है अपने कोलंबस को कि जाइए आप पूर्वी जगत की खोज कीजिए। पूर्वी जगत से आप समझ लीजिए कि भारत की खोज से ही संबंधित है। तो 1492 में भारत की खोज के लिए निकला था कोलंबस और गलती से अमेरिका पहुंच गया। तो अमेरिका महाद्वीप की खोज कर ली। तो भैया अमेरिका को खोजने वाला भी भारत को खोजने के लिए निकला था, गलती से अमेरिका पहुंच गया और अमेरिका की खोज कर ली। तो अमेरिका जाने वाले रास्ते की मतलब ये रास्तों की खोज है। तो स्पेन ने जो है कोलंबस को 1492 में भारत की खोज के लिए निकाला था और वो पहुंच गया अमेरिका। इसके बाद वास्को डी गामा को बागडोर दी जाती है, उसका थैला बांध दिया जाता है कि जाइए जी अब भारत की खोज आप कीजिए। दो लोग तो फेल हो चुके हैं। तो 20 मई 1498 को भारत पहुंचा वास्को डी गामा। अब्दुल मनीद की सहायता, तो अब्दुल मनीद ने इसकी सहायता की थी भारत को खोजने में। तो अब्दुल मनीद की सहायता से भारत के केरल में पहुंचा ये अरब सागर के रास्ते तथा केरल के राजा जेमोरिन ने वास्को डी गामा को व्यापार की इजाज़त दी। तो वास्को डी गामा 20 मई 1498 को भारत की खोज के लिए निकलता है और अब्दुल मनीद से सहायता लेता है और पहुंच भी जाता है भारत में। अरब सागर के रास्ते पहुंचता है, केरल के तट पर पहुंचता है, जेमोरिन से मुलाकात करता है और जेमोरिन से व्यापार करने की भी इजाज़त ले लेता है। उसके बाद 1500 ईस्वी में जो है पेंड्रोज अल्ब्रेज दूसरी बार जो है पुर्तगाल से भारत आया था। पेंड्रोज अल्ब्रेज 1502 ईस्वी में और वास्को डिगामा 1502 में फिर दूसरी बार भारत आता है। तो वास्को डिगामा दूसरी बार फिर दोबारा भारत में 1502 में आता है। पहले 1498 में आता है, फिर 1502 में आता है और भारत में पुर्तगालियों की जो पहली फैक्ट्री है वह 1503 में कोच्चि में स्थापित की जाती है। 1505 में दूसरी फैक्ट्री एक कन्नौर में स्थापित करते हैं। पहला पुर्तगाली गवर्नर, फिर अपने गवर्नर भी बनाते हैं। पहला पुर्तगाली गवर्नर पर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा बनता है। 1505 से 1509 तक इसने भारत में शांत जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो भारत आने की जर्नी है वह 1498 में पहले भारत में आने के लिए जो है कोलंबस भी आता है, भारत की खोज के लिए निकलता है, किंतु गलती से अमेरिका पहुंच जाता है और अमेरिका की खोज कर लेता है। अमेरिका की खोज 1492 में कोलंबस कर लेता है। इसके बाद वास्को डी गामा को भारत की खोज की जो है जिम्मेदारी दी जाती है और भारत पहुंच भी जाता है। और एक व्यक्ति अब्दुल मनीद है, अब्दुल मनीद इसकी सहायता करता है और केरल के राजा जेमोरिन से ये व्यापार करने की इजाज़त लेता है। उसके बाद 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आता है और 1524 में तीसरी बार भारत आता है। वास्को डी गामा 3 बार भारत आया था, आपको ध्यान में रखना है। अगर वास्को डी गामा की जर्नी देखी जाए तो 3 बार भारत की होती है। सबसे पहले 1498, फिर 1502, फिर 1524 में भी भारत आता है वास्को डी गामा।
तथा कोची में इसकी मृत्यु भी भारत में ही होती है, कोची में। भारत में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री 1503 में कोची में स्थापित की जाती है और 1505 में दूसरी फैक्ट्री ये कुन्नूर में स्थापित करते हैं। पहला जो गवर्नर जनरल इनका बनता है वो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा बनता है। 1505 से 1509 तक शासन करता है और ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि शांत जल की नीति भारत में चलाता है। और 1508 में संयुक्त नौसैनिक मुस्लिम बेड़ा तथा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के मध्य युद्ध होता है। 1508 में ये युद्ध भी लड़ना प्रारंभ कर देते हैं, सशक्त हो जाते हैं, भारत में सेना भी अपनी स्थापित कर लेते हैं। तो 1508 में संयुक्त नौसैनिक मुस्लिम बेड़े के साथ इनका युद्ध होता है। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा इसकी कमान संभाल रहे हैं और जिसमें जो है अल्मेडा के बेटे की जान भी जाती है। तो फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क आता है। इसके बाद 1509 से 1515 तक भारत का गवर्नर बनता है। और पुर्तगाल के बाद डच आए। तो अगर जो भारत आने वाले जो विदेशी जो कंपनियां हैं अगर उनका देखें तो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर उसके बाद डच आते हैं, फिर अंग्रेज़ आते हैं, फिर डेनिश आते हैं और फिर उसके बाद फ्रांसीसी भारत में आते हैं। तो ये क्रम है, पुर्तगाल, फिर डच, फिर अंग्रेज़, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। इसमें सबसे ज़्यादा शासन अंग्रेज ही करते हैं। अल्बुकर्क जो है 1509 से 1515 तक भारत में जो है पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक बनता है। तो पुर्तगाली शक्ति का अगर वास्तविक संस्थापक माना जाएगा तो अल्बुकर्क को माना जाएगा। अल्बुकर्क हैं, इसने अपना मुख्यालय कोचीन को बनाया और आदिल शाही बीजापुर कर्नाटक का राजा था आदिल शाही, और जिसका युद्ध अल्बुकर्क के साथ होता है और अल्बुकर्क ने जो है गोवा को जीत लिया। तो यहाँ पे जो है आदिल शाही के साथ युद्ध करने के बाद, कर्नाटक का राजा था आदिल शाही, और इससे युद्ध करने के बाद ये अल्बुकर्क जीत जाता है और अल्बुकर्क ने फिर गोवा को जीत लिया। और 1511 में अल्बुकर्क ने जो है मलुक्का मलेशिया को जीत लिया। फिर उसके बाद 1511 में ये मलुक्का मलेशिया को भी जीतता है और 1515 में जो है हरमूज को अल्बुकर्क ने जीत लिया। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रेरित किया। अब देखो ये भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए भी प्रेरित कर रहा है, देखो इनकी नीति यही थी। तथा मुसलमानों को तंग किया इसने, अल्बुकर्क ने, और शांत जल की नीति, ब्लू वाटर की पॉलिसी थी जो, उसको समाप्त किया। तो ब्लू वाटर पॉलिसी अगर स्टार्ट करने वाला आपसे पूछेगा तो ब्लू वाटर पॉलिसी को स्टार्ट करने वाला जो पुर्तगाली गवर्नर था वह फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। और इस ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि शांत जल की नीति को समाप्त करने वाला जो पुर्तगाली गवर्नर था वो था अल्बुकर्क। इसके बाद आता है निनो डी कुन्हा के बारे में आगे देखेंगे। तो 1529 से 1538 तक अल्बुकर्क ने कोचीन को मुख्यालय बनाया था, लेकिन कोचीन से निनो डी कुन्हा अपना मुख्यालय गोवा ले गया था। 1503 में निनो डी कुन्हा ने 1530 में निनो डी कुन्हा ने जो है मुंबई, और 1534 में मुंबई के तट बेसिन को जीत लिया था। तो ध्यान रखना है आपने, अल्बुकर्क ने कोचीन को मुख्यालय बनाया था अपना, लेकिन कोचीन से जो है निनो डी कुन्हा जो है अपने मुख्यालय को गोवा ले गया था 1530 में। और निनो डी कुन्हा ने 1534 में मुंबई के तट बेसिन को जो है जीत लिया और 1533 में उसने जो है दीप विजय की और 1538 में अदन को जीता और 1539 में पुर्तगालियों ने दमन को जीत लिया था। तो देखिए धीरे धीरे करके कोस्टल एरिया को ये भारत की कब्जा करते जा रहे हैं। और जो पुर्तगालियों का योगदान है वह है गोथिक कला। 12वीं सदी में इस कला का उद्भव जो है फ्रांस में हुआ था। गोथिक कला अगर पूछेगा आपसे तो 12वीं सदी में इस कला का जो उद्भव था वो फ्रांस में हुआ था। तंबाकू की खेती की शुरुआत भारतीयों ने पुर्तगालियों से सीखी। आलू मक्का पुर्तगालियों की देन है, यह उनके द्वारा मध्य अमेरिका से लाई गई थी आलू और मक्का की खेती। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी 1556 में गोवा में पुर्तगालियों के द्वारा ही की गई थी। जहाज नौ परिवहन के विकास में पुर्तगालियों ने भारत में किया था। जहाज और नौ परिवहन का विकास ये भारत में करते हैं। पुर्तगालियों का पतन के जो कारण था वह था मिस्र, फ्रांस और उत्तर भारत में शक्तिशाली राजवंशों का उदय हुआ। तो मिस्र, फ्रांस और उत्तर भारत में फिर शक्तिशाली राजवंशों का उदय हुआ और अशांत मराठाओं का उनके निकटतम पड़ोसियों के रूप में उदय हुआ। भारतीयों को ये ईसाई धर्म में परिवर्तित करना चाहते थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि इन्होंने जो है ईसाईकरण शुरू किया था।
इस वजह से लोग भड़क जाते हैं, जनता भड़क जाती है और इनके खिलाफ जो है आंदोलन शुरू हो जाते हैं। मिस्र और फ्रांस और उत्तर भारत में जो है शक्तिशाली जो शासक प्राप्त उस समय राजवंशों का उदय होता है, वो भी इनको भगाने के लिए ललायित होते हैं। और मराठा जो अशांत थे, मराठा तो बड़े खतरनाक थे, तो उन्होंने भी जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीयों को ये ईसाई धर्म में परिवर्तित कर रहे थे, जिसकी वजह से भारतीयों में जो है आंदोलन की आग जली और यूरोप से आने वाली कंपनियों से जो है प्रतिस्पर्धा में पुर्तगाली पिछड़ रहे थे। 1905 में भारत में पहले पुर्तगाली गवर्नर के द्वारा सेंट एंजेलो फोर्ट का निर्माण किया गया और पुर्तगालियों ने हुगली में फैक्ट्री भी स्थापित की। तो हुगली में इन्होंने अपनी एक फैक्ट्री अपनी स्थापित की। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है। कल हम देसी रियासतों के एकीकरण के विषय में बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के विषय में बात करेंगे, जो जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हुआ था। रियासतों के विषय में कल की हमारी चर्चा होगी। आपदा होगी और अन्य भी बहुत सारे हमारे मुद्दा रहेंगे। इसमें हम कोशिश करेंगे कि कल थोड़ा बहुत पॉलिटी भी चलाई जाए। तो मिक्स सब चीज़ें चलती रहेंगी, हिस्ट्री पॉलिटी सब चीज़ें चलाएंगे अब, जो भी हमारे नोट्स में है। और धन्यवाद।